नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मुझे वापस बुलाने के लिए धन्यवाद और आपके दर्शकों को प्रणाम आपको भी। प्रणाम। आदित्य जी, सुना है कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की घनघोर बेइज्जती कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनको घंटों बाहर बिठाए रखा, इंतजार करवाया, व्हाइट हाउस में एंट्री बड़ी देर से मिली। जी, एक्चुअली इस समय अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी डील साइन कर ली है। आसिम मुनीर को सिटीजनशिप भी दे दी गई है बाय द वे, तो उसकी पत्नी को भी दे दी गई। तो नाउ अमेरिका नोज कि मेरी जेब में है। तो इज्जत कहाँ पे होगी जब उसने ऑलरेडी, उसको मालूम है इसके पास कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं। जो मैंने ऑलरेडी इससे लेना था वो ले लिया मैंने। तो देयर इज नो नथिंग टू ऑफर हिम बैक। और पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो इज्जत अर्न करता है। अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री हैं या आर्मी चीफ हैं, अगर आप उस देश के लिए लॉयल होंगे तो आपके दुश्मन या आपके दोस्त दोनों आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अभी इनके पास कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है। कभी सऊदी को बिक जाते हैं, कभी चाइना को बिक जाते हैं, कभी अमेरिका को बिक जाते हैं। आप सोचिए, चाइना से $60 बिलियन लिया और बिक गए अमेरिका को। तो तो कौन इज्जत करेगा इनका? और प्रेसिडेंट ट्रम्प को मालूम है कि ये क्या देश है, इसका क्या यूज है। अभी तो उसका यूज करने की बात हो रही है भारत के विरुद्ध, या कोई और एक्शन लेंगे ईरान के विरुद्ध, उसके यूज की बात है। तो वो अगर 4 घंटा भी वेट कराएंगे तब भी वो कहाँ जाने वाले हैं, मालूम है उनको। उनको ऐसा तो नहीं है कि जयशंकर के जैसा वो G20 की मीटिंग कर रहे हैं, साउथ ग्लोबल साउथ की मीटिंग कर रहे हैं। जयशंकर के पास समय ही नहीं है। जयशंकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड नेशंस में जयशंकर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पीयूष गोयल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर जयशंकर भी मिलने जाएंगे तब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको 2 मिनट के अंदर बुला लेंगे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंस है। उनको मालूम है कि भारत से अगर डील करना है तो भारत के हर रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा सा एग्जांपल। मैं जब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आए थे और हम लोग को बुलाया गया था लॉन में, उसमें बाइडेन प्रेसिडेंट थे। और कितना मतलब पूरा डीसी बंद कर, हमको लग ही नहीं रहा था डीसी है, लग रहा था न्यू दिल्ली है। हर जगह भारत के झंडे, हर जगह भारत ही भारत था वहां पे पूरा सिटी में। और यहाँ तक कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी मालूम था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज हियर, इतनी सिक्योरिटी थी। तो अब पाकिस्तान का क्या इज्जत है? ये तो अगर स्टारबक्स में जाके कॉफी पी लेंगे कोई पहचानेगा नहीं इनको। सो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको उतनी इज्जत दी जितनी वो डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो नजदीकियां पाकिस्तान के साथ है, सऊदी के साथ डील करवाई गई, फिर ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मैं बहुत ग्रेट लीडर से मिल रहा हूं, शहबाज शरीफ के लिए ये भी कहा गया। तो ये सब कुछ भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को दिखाने के लिए ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उसका असर ही नहीं हो रहा है कुछ भी। रोना तो ये है। अब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन जिसकी बुद्धि 9 वर्ष की हो, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है। बस दर्शकों को बोलूंगा कि वो कमेंट पे लिख दें क्या बोला जाता है, ठीक है? तो इसलिए इट्स सो चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक भी नहीं, चाइल्डिश, कि इस तरह की ओछी बातें की जाए। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, मुंबई की ब्रियन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन छोटी है, पूरी इकोनॉमी, वो भी 25 करोड़ के देश, उसमें 3.5 जो हमारा मुंबई सिटी है उसकी बड़ी इकोनॉमी। तो क्या कंपैरिजन? अब उसको लगता है कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट लीडर हैज कम, है ना? तो ट्रम्प के तो सारे हाथ ही खून में सन गए। फिर ये तो हत्यारे लोग आए ना सारे। आसिम मुनीर तो बॉडीगार्ड था उसामा बिन लादेन का, ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है। ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट रावलपिंडी के बाहर उसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह की मूर्खतापूर्वक बात करेगा, उससे लॉस दुनिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोजीशन को होता है। कल को कोई अच्छा प्रेसिडेंट भी आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। शायद मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई प्रेसिडेंट आने वाला है, वो भी मुझे ऐसा लगता है। तो बट आई एम जस्ट सेइंग, ये तो कॉमेडी बना दिया है। और पैसे मुनीर को ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर ऐसा बोलना, इट्स एज गुड एज सीरिया का जो प्रेसिडेंट जोलानी, जो क्या नाम है, जोलानी क्या नाम है उसका, उसके ऊपर तो बाउंटी थी $10 मिलियन की, आईसिस किलर, उससे हाथ मिलाना, आसिम मुनीर के साथ हाथ मिलाना। व्हाट शोज
कि अमेरिका को ना इसको परखना आता है कौन क्या है, न इसको कुछ समझ में आता है। और अभी तो 800 कमांडर्स की मीटिंग बुलाई है क्वांटिको। सारे यूएस के जो कमांडर्स हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, all of them are coming back to US for a big conference meeting in Quantico. तो और इनको बुलाना इस तरह, इसका मतलब ये चापलूसी चल रही है, कोई भयंकर गेम चल रहा है जो भारत के विरुद्ध यूज किया जाएगा। इस तरह की मीटिंग करना, इनको चढ़ाना, इसका स्ट्रेट अवे ये मतलब है कि समथिंग डर्टी इज बीइंग प्लान्ड। और फिर आप वो यूएन में जब ये मिले हैं कुछ 6-7 सेकंड के लिए, उस वक्त की वो फोटो देखिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और सामने खड़े हैं शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ बड़े इशारों में बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मोदी जी से सबक ले लिया हो कि अगर मोदी जी ऐसे बात करते हैं ना हाथ के जेस्चर्स के साथ, तो वैसे बात करें, जैसे पता नहीं क्या समझा रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को। खाक समझ आ रहा होगा उनको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है और वो क्या कह रहे हैं। नहीं, उसका तो एक्सेंट ही समझ नहीं आएगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो एक्सेंट ही समझ में नहीं आएगा। वो ध्यान से सुन रहा होगा, ये कुछ बोल रहे होंगे कि ये लोग क्या बात करेंगे। मैं आई हैव सीन हिज जनरल IQ, अरे आपने क्या स्पीच दिया, आपने ये किया, ये सब बातें करेंगे लोग। तो वो तो शहबाज शरीफ का तो आप देख ही सकते हैं, कॉमेडी है, कॉमेडी कैरेक्टर है वो। क्या आपने बड़ा अच्छा स्पीच दिया, यू टॉट ए गुड लेसन, यू डिजर्व नोबेल पीस प्राइज, ये सब बातें क्या होगा। पैसा भी इनको दे दिया गया ना, 6 बिलियन सऊदी अरेबिया से, 7 बिलियन इधर से। तो अभी इतना सीख गए कि हर बार मत मांगो, ऑल्टरनेटिव मीटिंग्स में मांगो, ये मांग गए होंगे। ये कुछ और ही चल रहा है। दिस इज समथिंग विच भारत शुड ऑब्जर्व मोर क्लोजली, कि ये जो है इस तरह की जो बिहेवियर है, इट मीन्स कि इन्होंने कुछ एग्री कर लिया है अमेरिका के साथ कि दे विल डू दिस, और अब उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। सो दैट इज अ डेंजर साइन। और इसीलिए दोनों जने पहुंचे व्हाइट हाउस। यस, प्लस अब अरब मुस्लिम मीटिंग में शहबाज शरीफ भी हैं, पाकिस्तान भी है, अरबिक लीडर्स भी हैं। मतलब कि आप ये सोचिए, जो अरब पाकिस्तान को काफिर मानता है, मुसलमान ही नहीं मानता पहली बात तो, ओके, बिलो मुस्लिम पीपल, उसको बराबरी में खड़ा नहीं करता, वो सब लोग एक साथ मिल रहे हैं ट्रंप के साथ। पाकिस्तान को तो लेवल ऊपर कर दिया उन्होंने ईगो में। तो क्या इसको रशिया ने ऑब्जर्व किया, चाइना ने ऑब्जर्व किया, भारत ने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया, सबने किया होगा। इस मीन्स, और उसमें आप फेसेस देखिए सबके, जो मोदी जी के 4 भाई हैं, MBS, MBZ, कतर के अमीर और एक चौथे, तो these 4 brothers are also sitting there, और सबको मोदी पे ट्रस्ट है, और सबको मालूम है कि ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और साथ में इधर पाकिस्तान भी बैठा हुआ है जो कि भिखारी देश है, उनकी भीख पर ही चलता है। तो उस मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस अदर देन ग्रेटर इजराइल? ग्रेटर इजराइल इज द ओनली पॉसिबिलिटी देयर, और साथ में पाकिस्तानी न्यूक्स। पाकिस्तानी न्यूक्स इज अ थ्रेट नाउ, क्योंकि ये अगर हमास के हाथ में आ गए तो भारत पे आक्रमण या इजराइल पे आक्रमण। तो इसको आप इस एंगल से भी देखिए कि ये मीटिंग थी इजराइल को प्रोटेक्ट करने की, एंड डायरेक्टिंग एंगर टू भारत, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और भारत तो इसमें प्रोएक्टिव एक्शन लेगा, हमारी प्रोएक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी है, डिटरेंस पॉलिसी है, तो हम लोग प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि आपके आलू बम जहां भी हमको दिखेंगे, आपके सोचने के और धमकी देने से पहले हम उनको फोड़ देंगे। तो इट्स ए वेरी डेंजरस, ये सब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप किस एरिया में लेके जाना चाहता है। एक तो अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्लस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका आउटकम सिर्फ कि कहीं पे वॉर हो जाए, और जैसी वॉर होगी तो मिड टर्म इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे अमेरिका। खेल वो है, खेल वही। लेकिन आप ये देखो ना कि कितनी सारी डील्स अपने परिवार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर के साथ की हैं। वो क्रिप्टो करेंसी की डील की है, अभी वहां पर क्या हाल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने ही जहाजों से बम गिरवा दे, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है अमेरिका, कुछ भी नहीं बोल रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही सब कुछ हुआ। देखिए क्या है कि पाकिस्तान
शुरू से ही ये CIA का प्रोजेक्ट है, ये कोई देश नहीं है। 1947 से बात कर रहा हूँ, ये देश नहीं है। इसको हमेशा यूज किया गया भारत के विरुद्ध, भारत की ग्रोथ को कम करने के लिए। देखिए, अमेरिका की एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी होती है कि कि हमेशा किसी को भी आगे बढ़ने मत दो। चाइना एक तरीके से लक है उसका कि कार्टियर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से चाइना का ग्रोथ हुआ। भारत का जो रिलेशनशिप ग्रोथ हुआ वो हुआ कि भारत से का सारा स्किल्स खींच लो, इसका IIT का स्किल्स खींच लो, इसके डॉक्टर्स खींच लो, इसके साइंटिस्ट खींच लो, क्योंकि ये लोग बड़े स्मार्ट हैं। उससे अमेरिकन इंडस्ट्री ग्रो करो। वो H1B का वीजा हो गया 1990 के बाद। फिर इन्होंने बाकी किसी देश का आप खींच नहीं सकते, तो देयरफॉर भारत का इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा था। अब आत्मनिर्भरता हो गई है। आत्मनिर्भरता में जो प्रधानमंत्री मोदी का प्रोजेक्ट है वो अमेरिका को खटक रहा है। तो H1B का वीजा इन्होंने अभी फीस बढ़ाने का कोशिश किया था लास्ट वीक, तब उसमें क्लॉजेस लेकर आ गए हैं, डॉक्टर्स नॉट इंक्लूडेड, ये नहीं इंक्लूडेड है। तो ये इनका ये भी अभी भी प्लान, अब उनको लग रहा है सडनली कि जर्मनी ले जाएगा सारे स्किल सेट या भारत ही वापस बुला लेगा। भारतीय गवर्नमेंट ने तो ओपनली बोल दिया है। तो नाउ भारत का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सिलिकॉन वैली गायब हो जाएगी 3 साल में, जस्ट 3 इयर्स वो पूरी मूव हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत फास्ट मूव करती है। ऑर्डिनरी इंडस्ट्री जिस काम को 10 साल में करती है, टेक इंडस्ट्री इसको 3 साल में खत्म कर देती है। तो विद इन 3 इयर्स ऐसा हो सकता है कि स्विच ऑफ करना पड़े सारा रियल एस्टेट सिलिकॉन वैली में, गायब हो जाएगा। और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, गिफ्ट सिटी है, हैदराबाद है, हैदराबाद इज वंडरफुल, चंद्रबाबू नायडू के अंदर इट इज ग्रोइंग वेरी वेल, अमरावती, ये सब जो सिटीज है दे आर कमिंग अप लाइक एनीथिंग। तो ये अमेरिका का जो खैबर पख्तूनवाला में जो हुआ, इसको इग्नोर करता रहेगा, बिकॉज उसको चाहिए पाकिस्तान टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन इंडिया एंड इन अफगानिस्तान ऑल्सो, बाय द वे, एंड इन चाइना ऑल्सो, तीनों को। तो ये उसका प्रॉब्लम है, और इसलिए जो है इसको, इन सारे इंसिडेंट्स को वो इग्नोर करता है बार बार। आदित्य जी, रोना तो ट्रंप का यही है ना कि भारत क्यों व्यापार कर रहा है रशिया के साथ, हर जगह वो यही रोना रो रहे हैं। लेकिन भारत में आप देखिए कि यूपी में ट्रेड फेयर चल रहा है और वहां पर रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है, बहुत सारा बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है। तो ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा दुखी कर रहा होगा। देखिए, भारत अभी इससे बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका चाहे कितना भी उछलता रहे, डोनाल्ड ट्रंप, भारत अपना काम करता रहेगा, इट डजंट मैटर। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिल्कुल साफ बोला कि भारत का और रशिया का स्पेशल प्रिविलेज रिलेशनशिप है, जो बाकी सारे देशों के रिलेशनशिप से ऊपर है, सारे इंक्लूडिंग यूएसए। तो यूएसए इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, वो दिख ही रहा है अभी, पहले भी नहीं था। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि भारतीय प्रधानमंत्री जाके लाइन में बैठते थे, मनमोहन सिंह बैठ जाते थे बाहर, वेट करते थे। अब भारत दूसरा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर होना चाहिए कि फ्यूचर प्रेसिडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर। इस बात का डर होना चाहिए, क्योंकि भारत का ग्रोथ, जैसे एक स्टेटमेंट आया था कुछ सालों पहले, अगर भारत कुछ भी ना करे तब भी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, कुछ भी ना करे। वो बात अलग है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यू आर स्पीडिंग अप द होल प्रोसेस। तो ये जो भारत का जो स्पेशल प्रिविलेज रिलेशनशिप है वो रशिया के साथ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल रिलेशनशिप इन टेक्नोलॉजी में, फूड इंडस्ट्री में, और भी अदर इंसिडेंट्स है। इनफैक्ट भारतीय फूड इज वेरी पॉपुलर इन रशिया, बाय द वे। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब सैंक्शंस लगाए थे तो मेनी भारतीय चेन्स हैव आल्सो स्टार्टेड ओपनिंग अप इन रशिया। प्लस रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर रशिया, और यहाँ पे भारत बहुत मदद कर सकता है। और प्लस अब जो भारत को, जो पहले बोलते थे कि भारत अपने एम्प्लॉयज इधर भेजे, वीजा पे इधर भेजे, इधर भेजे, बट भारत नाउ नीड्स दीज पीपल विद इन इंडिया टू ग्रो इंडिया, है ना। एक गलत स्टेटिस्टिक्स दिया गया था, बहुत मीडिया में डिस्कस हुआ
कि आईआईटी के सभी लोग चले जाते हैं अमेरिका। टोटली रॉन्ग, नहीं जाते। 80% ऑफ आईआईटी ग्रेजुएट स्टे विद इन इंडिया, 80%, ओनली 20% जाते हैं, और वो भी बिकॉज ऑफ H1B वीजा, जो कि बनाया ही गया था भारत से टैलेंट छीनने के लिए। इसको कोई समझ नहीं पाया कि ये टैलेंट छीनने के लिए बनाया गया था वीजा। और मैं कुछ लोगों से सहानुभूति भी करूंगा कि भारत में बहुत गरीब थे, इकोनॉमिक रीजन था, भारत में वो कुछ भी करते, उनकी पिछली 7 पीढ़ियां गरीब है, अब वो क्या नहीं करेंगे, उनके तो जाना जरूरी है। तो उसको मैं बिल्कुल सच मानता हूँ। तो इसलिए लोगों का पर्सनल नीड्स है, उस पर क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं। बट ये जो अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है भारत का, वो परमानेंटली स्पॉइल हो गया। अब वो शायद रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि भारत को इनका क्या बोलते हैं कि बेसिक नेचर पता लग गया है भारत को, जिस तरह इन्होंने एक्ट किया है। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी जैसे भारत में बोलते हैं, अगर सास बेटी को डांटे तो सबक मिलता है बहू को। तो जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, तब उस समय भारत को सीख जाना चाहिए, तब नहीं सीखे। इसलिए अब सिखाया जा रहा है उनको ठीक तरीके से। और मैं उस पर थैंक यू बोलूंगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को, थैंक यू फॉर टीचिंग इंडिया ए गुड लेसन फॉर एट दिस टाइम। पर भारत तो चाहे आप 25% सैंक्शंस लगा दो, 25% टैरिफ लगा दो, फार्मा सेक्टर पर अगर 100% टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाद भी भारत झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए चाइना का हाल, सुना है टिकटॉक के लिए बाकायदा एक डील हो गई है उनकी अमेरिका के साथ। देखिए क्या है कि ये भारत के लिए अगेन सबक है। जो अमेरिका ने किया है टिकटॉक के विरुद्ध, भारत कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए। भारत को सिर्फ ये 2 ऐप्स को ट्रैक करना है, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि और साथ में गूगल एप्स, जीमेल, ये सब भी, बिकॉज इससे अमेरिका स्पाई करता है भारतीयों। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े, उनके जीमेल अकाउंट्स हैं। कैन यू बिलीव दैट? तो कुछ भी लिखेंगे तो वो पढ़ लेता है, कोई पहले ही पढ़ लेता है, क्योंकि ये तो मार्क्ड अकाउंट्स है ना, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के हैं। तो ये शायद अवेयरनेस भारत को नहीं है, या किसी ने उनको बताया नहीं है कि फ्री इज वेरी एक्सपेंसिव। सबसे महंगी चीज फ्री होती है ना। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज फ्री है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा पैसा दोगे उसका, आपको पता ही नहीं क्या पैसा दे रहे हो। तो ये जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का इनका प्लान था, सैंक्शन, ये टैरिफ नहीं है। आपने जो पिछला क्वेश्चन था कि तेल खरीदता है भारत, एक्चुअली वो तेल वाला इशू ही नहीं है। प्रॉब्लम है आत्मनिर्भर भारत से, तेल का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आत्मनिर्भर भारत से है। प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, उससे प्रॉब्लम है। कि जो देखिए पहले क्या होता था, चाइना आया, मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और चाइना ने अमेरिकन को कॉपी करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना ली। भारत ने H1B वीजा पे लोग गए, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, एंड अमेरिकन चाहे कुछ भी बोल रहे, H1B वीजा होल्डर्स रन द IT इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका, रन, चाहे कुछ भी कर ले, वो इररिप्रेसिबल है। और मैं चाहता हूं कि सबको वापस भेजें। तो 3 साल में पूरा का पूरा अमेरिकन IT इंडस्ट्री भारत में आ जाएगा, 3 साल, 3 years मैक्सिमम। तो मैं चाहता हूं ये करें, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे इनको, तो भारत ने वो सारी नॉलेज ले ली, अब भारत अपने नए प्रोडक्ट्स बनाता है। अब उससे भी चिढ़ हो गई कि जिस काम के लिए उन्होंने अपने लेजीनेस को बचाने के लिए, बाय द वे, लेजीनेस को और लैक ऑफ बुद्धि, इसकी वजह से उन्होंने सब आउटसोर्सिंग किया था। लेकिन भारत ने उसका, भारतीयों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ सीख लिया जो उनको सीखना था। और अब ये मुझे कोई बोलता है कि अमेरिकन ने सिखाया, नहीं, उनके पास ऑलरेडी स्किल था, आपने सिर्फ अपने प्रोसेसेस बताए। ऐसा नहीं कि आपके प्रोसेस को भारत में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, भारत का इकोनॉमी अलग है। वो लोग अपने ओरिजिनल स्किल को विद एक्सपीरियंस यूज करेंगे भारत के लिए, तो जो आउटकम होगा भारत के लिए विल बी 100% बेटर। मैं तो उसी इंडस्ट्री से हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई स्किल नहीं था कि आपसे मैंने कुछ सीखा है।
ज्यादातर H1Bs डोंट स्टडी इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ज्यादातर। और एक्चुअली वंस यू हैव ए इंडियन इंजीनियरिंग डिग्री देन यू डोंट नीड टू स्टडी इन द यूएस, है ना। तो वंस मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ भारत में, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, तो इसलिए अमेरिकन से भारत ने कुछ नहीं सीखा। ये जो गलतफहमी फैलाई गई ये सब जगह, अमेरिकन को सिखाया है कि ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर भी वो सीख नहीं पाते हैं, तो कौन इंटेलिजेंट हुआ? तो यू कांट ब्लेम। तो इसलिए ये जो भी हुआ इंसिडेंट्स, ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जो प्रोडक्ट के बारे में मैं पिछले 10 साल से बात कर रहा हूँ, 11 साल से बात कर रहा हूँ, आज पहली बार अमेरिकन भारतीय आईटी मिनिस्टर उसको यूज कर रहे हैं, एंड दे आर इम्प्रेस्ड। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अभी यूज कर रहे हैं, जोहो के जो कस्टमर्स हैं 130 कंट्रीज में है, और उसके कस्टमर्स 130 मिलियन कस्टमर्स दे हैव इंडिविजुअल, 130 मिलियन, और $1 बिलियन प्लस कंपनी है, और प्लस मच मोर देन दैट। तो इट्स ए वेरी, माइक्रोसॉफ्ट के बाद इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट लाइन्स। तो पहली बार भारतीयों को पता लग रहा है कि भाई उनकी भी कंपनी ऐसी कोई है, मच बेटर देन इन्फोसिस, मच बेटर देन विप्रो, मच बेटर देन जिनके बारे में हमेशा हम बात करते रहते, बट दिस इज द रियल वन प्रोडक्ट कंपनी। तो श्रीधर वेम्बू को मेरा अभिवादन उनके लिए, क्योंकि ही डन ए वंडरफुल जॉब। हमारे देश के अंदर आप ये सोचो कि जब इतना कुछ चल रहा है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं अराजकता फैल जाए इसकी साजिश हो रही है, तो हमारे देश में जो एक विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी पूर्व अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी, वो एक आर्टिकल लिखते हैं अखबार में, और उस आर्टिकल में भारत की विदेश नीति को लेकर क्या क्या सवाल खड़े करती है, पैलेस्टीन को लेकर क्या कुछ बोलती हैं, कितना दर्द झलकता है उनकी बातों से गाजा के लिए, वहां के मुसलमानों के लिए। लेकिन उनको भारत के आसपास जो देश है, खासतौर पर पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके बारे में कोई चिंता नहीं। उस वक्त तो उन्होंने एक आर्टिकल क्या, 2 शब्द नहीं कहे। देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सोनिया गांधी जो कि इटालियन है, उनको भारतीय पॉलिटिक्स में बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन। और दूसरा, सोनिया गांधी का जो पास्ट है, या सोनिया गांधी के जो बच्चे हैं, वो उनका पॉलिटिक्स में जो व्यू पॉइंट्स होता है वो सारा एंटी इंडिया रहता है, एंटी हिंदू रहता है। इंडिया मीन्स हिंदू, तो एंटी हिंदू रहता है, मुसलमानों की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है, और इसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। देखिए, हर चीज टॉलरेट नहीं की जाती। वी शुड नॉट बी प्राइडिंग अवरसेल्व्स इन टॉलरेटिंग अधर्म। अधर्म पे अगर आप टॉलरेट करते हैं, इसका मतलब आप अधर्मी हैं। तो जो भी धार्मिक विचार वाले लोग हैं, जो अगर वो दंड का प्रयोग नहीं जानते, इसका मतलब वो भी अधार्मिक है। तो अगर इस तरह की हरकतें ये कंटिन्यूअसली फैमिली करता रहता है, सोनिया गांधी होगी, प्रियंका गांधी होगी, राहुल गांधी होगी, फिर भी ये भारत की पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनके ये बेल पर है, फिर भी बैठते हैं। तो इसको हम और आप तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, हमको हमारा तो कनेक्शन ही नहीं पॉलिटिशियन से, लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि भारत जैसे महान देश पे, भारतवर्ष की जो गवर्नमेंट है, वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो असुरों के साथ खड़े हुए हैं। और पैलेस्टाइन का इश्यू तो कुछ और ही है। पैलेस्टाइन तो ग्रीक टेरिटरी था पहले, ग्रीक्स का नाम है, मुसलमानों का टेरिटरी। उसको अरब लोग ठीक नहीं मानते। अरब लोग मानते हैं कि उस जगह के लोग हमेशा गड़बड़ी फैलाते हैं। जॉर्डन, इजिप्ट, हर जगह इनको एक क्रिमिनल माना जाता है। इसमें और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान इलीगल लैंड ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है भारत की, पैलेस्टाइन इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है इजराइल की लैंड, वो इजराइल की जगह है। और तो ये दोनों इशू में, इनमें ये दोनों इशू सिर्फ वेस्टर्न माइंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, वेस्टर्न लिबरल माइंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों इशू को हमेशा चला के रखा जाता है ताकि उपद्रव मचाया जाए इनके नाम पर। पैलेस्टाइन इशू हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, अभी से नहीं सुन रहे हैं, 47-48 से चल रहा है। और यासर अराफात को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जबकि वो तो आतंकवादी था। उसको तो इंदिरा गांधी ने प्लेन भी गिफ्ट दिया,
जस्ट इमेजिन। तो ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो आतंकवादियों के साथ हमेशा खड़ी रही। तो पैलेस्टाइन का इशू वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, आप बताइए, एक कंट्रीब्यूशन बता दीजिए पैलेस्टीनियन का। एड्स पे जिंदा रहते हैं, एड पे जिंदा रहते हैं, दुनिया की भीख पे रहते हैं, पाइप भी रिपेयर नहीं कर सकते, और ये उसी लोगों को मारते हैं। पूरे वेस्ट का प्लान था कि कश्मीर को पैलेस्टाइन बना दो, जहां पे इंडियन आर्मी हमेशा लड़ती रहे। अब तो पूरा सॉल्व कर दिया भारत ने, बहुत पेशेंस के साथ। हमारे हजारों सर्विस सुरक्षा कर्मी वहां पे मारे गए, उसके बाद उन्होंने सॉल्व किया। तो ये जो पैलेस्टाइन और कश्मीर, ये दोनों इशू ओनली फॉर द वेस्टर्न मीडिया टू क्रिएट प्रेशर ऑन ह्यूमन राइट्स। आप मुझे बताइए कौन से ह्यूमन राइट्स है यूरोप में किसी के? अभी डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं। देयर आर नो ह्यूमन राइट्स फॉर एनी यूरोपियन इन यूरोप, देयर आर नो ह्यूमन राइट्स फॉर एनी अमेरिकन इन अमेरिका। ये सारे इश्यूज जो होते हैं, इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज या आदर्श राज्य यूज करता है फॉर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। अब ये सब मालूम होने के बाद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर इस तरह के इश्यूज उठाती है तो इनको तो सस्पेंड करना चाहिए। और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी अब कब तक कौन सहन करेगा कि आप कुछ भी बोल कर निकल जाए, आप आर्टिकल लिख दें। तो उन हिंदुओं को धिक्कार है कि जो इनकी मदद करते हैं, पहली बात। और मुसलमानों का तो क्या बोले कि ये मुसलमानों के साथ वोट लेने के लिए खड़े होते हैं, फिर बाद में मुसलमानों को भी मारते हैं। दे आर नॉट लॉयल टू इवन मुस्लिम्स ऑल्सो। तो मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि कैसे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी मुसलमानों की हेल्प करी वो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं करी है, किसी ने भी नहीं करी है। यहां तक कि हिंदू भी उनसे नाराज है इस बात में, तो लेकिन फिर भी उन्होंने करी। तो लेकिन तो इसलिए यहाँ पे तो क्लियर एक्शन होना चाहिए, कहीं ना किसी का तो होना चाहिए। बिकॉज नहीं तो ये गंदगी तो भारत को तोड़ देगी। तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ नहीं कोई सकता, भारत तो कोई नहीं तोड़ सकता। सोनिया गांधी से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जब तुम्हारे पति को एक टेररिस्ट ने मारा था तो तुमने उसको माफी क्यों दी थी, ये पूछना चाहिए। और कैथोलिक चर्च का तो इतिहास है, वो हमेशा जहां भी मुसलमान होते हैं उनको मुसलमानों को सपोर्ट करता है इन ए नॉन क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम कंट्री टू ब्रेक दैट कंट्री, करता है। और जहां पे कैथोलिक का मेजोरिटी होता है वहां पे मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करता। तो पूरा जो प्लान चल रहा है सोनिया गांधी का, इट इज लिंक टू द रिलीजन फ्रॉम वेटिकन ओनली। तो वो सक्सीड तो होंगी नहीं। मदर जो टेरेसा थी वो भी सक्सीड नहीं हुई, ये भी सक्सीड नहीं होंगी। लेकिन जो इस बीच में जो हमारे और आपके मन में मुटाव जो पैदा कर देते, थोड़ा हम लोग को बुरा लगता है। आई थिंक हम लोग को भी उससे ऊपर उठना चाहिए और इस तरह के लोगों को भारतीय सरकार का दायित्व होना चाहिए कि इस तरह लोगों को एक्सपोज किया जाए और उनको पार्लियामेंट से तो बाहर निकाला जाए। दे शुड नॉट बी रिप्रेजेंटिंग भारत एट एनी लेवल। लेकिन क्या करें ना, इस देश में एक सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है बहुत से लोगों को। सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत कुछ होता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले रायता तो फैलाया जाएगा और जितनी भी विपक्षी पार्टियां, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। कांग्रेस को भी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को भी चाहिए, आरजेडी को भी चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए। तो उसके लिए ये बिसात बिछाई जा रही है। इसीलिए गाजा के बारे में बात हो रही है, पैलेस्टीन के बारे में बात हो रही है। लेकिन हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं होगी। हाँ, चुनाव आने पर मंदिरों के चक्कर जरूर काटे जाएंगे ताकि जो कुछ सेकुलर कीड़ा काटे गए हिंदू हैं उनको बेवकूफ बनाया जा सके। देखिए, सेक्युलर शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में मूर्ख। ओके, इसको आप धर्मनिरपेक्ष मत बोलिए, ये मूर्ख। क्योंकि सेक्युलर मतलब व्यक्ति अगर कोई बोलता है मैं सेक्युलर हूं, इसका मतलब मेरा कोई सोच नहीं है, मैं बस एग्जिस्ट कर रहा हूं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज अ डेफिनेट लैंग्वेज ऑफ टर्म्स। तो सेक्युलरिज्म मींस फुलिशनेस। अच्छा, अब अगर आपने बांग्लादेश की बात करी और आपने पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करी, तो अगर इतनी करुणा है इनके अंदर और ये हिंदुओं को मनुष्य नहीं समझते, ये हिंदुओं को मनुष्य नहीं समझते, तो क्यों बैठे हुए भाई राजीव गांधी नाम लेकर या सोनिया गांधी नाम लेकर। सो द पॉइंट इज, ये सारा यूरोपियन ड्रिवन है।
ये सारा कैथोलिक चर्च ड्रिवन है, और भारत में कैथोलिक चर्च इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, कैथोलिसिज्म। वो उस पर भारत को ध्यान देना चाहिए, और साथ में आपको देवबंद भी है वहाँ। तो ये सब जो आइडियोलॉजीज हैं, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं भारत की, तो इन सबको भी स्टडी करना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर इस वक्त केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं मुनीर और शहबाज को बुलाकर, और भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है और उसका भी क्या खेल चल रहा है अदृश्य राज्य के साथ मिलकर। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन चलिए फिलहाल देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला टैरिफ कौन से सेक्टर पर लगता है, क्योंकि वो तो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात है कि भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो कितने टैरिफ लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी इस बार ये देख लेना चाहते हैं। 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल्स, 50% किचन कैबिनेट्स, 50% बाथरूम वेराइटीज, एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। और इस पे बता दूं क्या किस कंट्री पे लगा है। तो फार्मास्यूटिकल अगर लेंगे तो आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी पे लगा है टैरिफ 100%, भारत के ऊपर नहीं। कंपनीज है नोवार्टिस, रोचे, बेयर, मर्क, कीजीएजे, फाइजर, क्योंकि नाराज है यूरोप से, तो उसकी सारी कंपनीज पे 100% टैरिफ लगाया है। भारत पे लगाएंगे तो बेसिक अमेरिकन मर जाएंगे, इसलिए नहीं लगा सकते इस तरह। किचन कैबिनेट्स पे लगाया है, वो लगाया वियतनाम, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो सारे वियतनामीज जेनेरिक आरटीए प्रोड्यूसर्स, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स रीराउटिंग थ्रू मलेशिया, एंड रिचेल्यू हार्डवेयर जो कनाडा से, इन सब पे लगाया। तो जिस जिसने ट्रम्प को नुकसान पहुंचाया सब पे टैरिफ है। तो खेल तो डोनाल्ड ट्रंप यही खेल रहे हैं, उनको लग रहा है टैरिफ लगा दो और ये डर जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन भारत डर ही नहीं रहा है ना, इसी का तो रोना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए तो चलिए इस बार पीएम मोदी ने भी तय किया कि तुम अपनी टैरिफ लगाकर अपनी धार देख लो, तुम कहां तक जा सकते हो। और भारत इस बार अगर नहीं झुकेगा तो आदित्य जी, भारत के लिए आगे चलकर राहें बहुत आसान हो जाएंगी। और शायद पीएम मोदी ने ये तय कर लिया है, जगह जगह जहां जहां उनकी आजकल रैलियां हो रही हैं, हर जगह वो ये कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और स्वदेशी सामान ही खरीदिए, वही सामान खरीदिए जिसमें कि भारतीयों का पसीना है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, भले ही उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन संदेश जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमारे विदेश मंत्री भी अमेरिका में है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी पीयूष गोयल अमेरिका में है। फिलहाल बात कहां तक बनती है और कहां तक डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं टैरिफ लगाने में। आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।